नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी 1 to 1 पढ़ते जा रहे हैं और हम लोग एक एक क्लास धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज जो हम लोग का क्लास रहेगा है ना, वायु दाब की पेटियाँ, वायु दाब की पेटी। अभी से पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे वायु दाब क्या होता है ना, वायु दाब किसे कहते हैं, है ना। वायु द्वारा लगाए गए दाब को, वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और इसमें अब हम लोग को पढ़ना है वायु दाब की पेटियाँ। देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस लेसन का क्या, ये आपका वायु दाब में ही आएगा, है ना, वायुमंडल में ही आएगा। इसी वायुमंडल में हम लोग पढ़ें वायु दाब की पेटियाँ। आई होप, मुझे लग रहा है कि चौथा पार्ट होगा या 5वां पार्ट होगा, ठीक है ना। वायु दाब की पेटियाँ अब हम लोग पढ़े थे, है ना, 36 पढ़े थे ना कि जो वायु दाब की पेटियाँ होती हैं ये दो तरीके से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी ऊर्ध्वाधर या लंबवत और दूसरी होती है धरातली या क्षैतिज, है ना। ऊर्ध्वाधर या लंबवत, दूसरी होती है धरातल या क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर तो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ऊर्ध्वाधर हम लोग पढ़ चुके थे कि जिसमें आपके, है ना, आपके छू मंडल होते हैं, समताप मंडल होते हैं, मध्य मंडल होते हैं, आयन मंडल होते हैं और वायुमंडल, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है ना, धरातली या क्षैतिज वायु दाब पेटियाँ। अब धरातली और क्षैतिज वायु दाब पेटियों में क्या होता है कि इसमें देखिए, ये आपका फिगर एक बना हुआ है। इस फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होता है। इस फिगर को हम लोग अगले वीडियो में समझ चुके थे, फिर से एक बार इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका है ना, ये आपका जो पहला है आपका विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी, है ना। यहाँ पे भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी, ये आपके 10 डिग्री से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ऐसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी आता है, जो आपका आता है 23.5 से 35 डिग्री के बीच में आता है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे उपध्रुवीय, है ना, आपका निम्न वायु दाब पेटी आएगा, जो आपका 45 से 65.5 के बीच जाएगा। और 80 से ऊपर जब हम लोग चले जाएंगे तो ध्रुवी पे आ जाएगा। और एक ऐसा वायु दाब पेटी होती है आपकी निम्न वायु दाब पेटी होती है ना। ये कैसी होती है आपकी, सॉरी, यहाँ पे उच्च वायु दाब पेटी होती है ना। यहाँ पे ध्रुवों पे आपकी कैसी दाब पेटी होती है, उच्च वायु दाब पेटी। और इसमें हम लोग को इसी चीज़ के बारे में समझेंगे क्या चीज़ होता है। देखिए, इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे दिया है कि विषुवत रेखी भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी। देखिए, जो विषुवत रेखा होता है या भूमध्य रेखा, यहाँ पे जो सूर्य की किरण होती है ये सीधी चमकती हैं और सीधी चमकने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होगा तो जो हवा होंगी, यानी वायुमंडल में जो आपकी गैसें होंगी, ये गर्म होकर के तेज़ी से क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। ये तेज़ी से ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर जब हवा कम होता है, यानी इसका घनत्व तो कम होगा, तो दाब भी क्या करेगा, कम डालेगा। दाब कम डालेगा, है ना। यहाँ पे ये क्या करता है, आपका कम दाब डालता है, इसलिए इसे बोलते हैं निम्न वायु दाब पेटी, है ना। इसे क्या बोलते हैं, निम्न वायु दाब पेटी बोलते हैं। यहाँ पे दाब क्या होता है, कम होता है। कम दाब होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, निम्न वायु दाब पेटी। अब देखिए, यहाँ क्या होता है कि आपका जो 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, है ना, सूर्य की किरण सीधी आती है और सीधी आने के कारण यहाँ पे गैसों को गर्म करती है, तो गैस क्या करती है, सीधी ऊपर उठ जाती हैं। क्या करते हैं, सीधी ऊपर उठने लगती है, यानी बिल्कुल ऐसे सीधे ऊपर उठने लगती हैं, है ना। यहाँ पे सीधी ऊपर उठने लगती हैं, तो ये आपकी पेटी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है ना। ये आपकी पेटी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, यानी इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, ये शांत हो जाती है। ये शांत हो जाती है, इसलिए इसे शांत पेटी कहा जाता है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शांत पेटी, या इसे डोलड्रम कहते हैं। समझ में ना, शांत पेटी क्यों कहा जाता है या डोलड्रम क्यों कहा जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो वायु दाब होता है बिल्कुल निम्न हो जाता है, यानी यहाँ की जो पेटी होती है शांत हो जाती है ना। शांत हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पे आपका उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, है ना। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। अब इसे उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी क्यों कह रहे हैं, पहले चीज़ ये चीज़ समझिएगा कि इसको उच्च वायु दाब पेटी क्यों कहते हैं। क्योंकि जो
ये आपकी जो गर्म होती है हवाएं, यहाँ की जो गर्म हवा होती है ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद ये ठंडी होती है और ठंडी होकर के फिर क्या होती है, ये इधर को झुक जाती है, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ झुक जाती है। ऐसे ये भी जो हवाएं, यहाँ की जो हवाएं ठंडी हवा होती है गर्म होकर के फिर क्या करती है, ये इधर झुक जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका आर्द्रता हो जाता है, यानी वायुमंडल में नमी पाई जाती है। तो वायुमंडल में नमी पाई जाएगी तो दाबमान क्या, ये आपका दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जब दाब अधिक हो जाता है इसलिए इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यानी भार अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, है ना, भार अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब एक बात समझिएगा, जो वायुदाब होता है ये तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। वायुदाब तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जब वायुदाब बढ़ता है ना, जब वायुदाब बढ़ेगा तो तापमान क्या होता है आपका, घटता है ना, यानी तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। कहने का मतलब ठंडी के मौसम में वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है और गर्मी के मौसम में वायुदाब क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है और ठंडी के मौसम में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो जो वायुदाब होता है ये तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। वायुदाब तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायुदाब घटेगा तापमान बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है ये बैरोमीटर के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब थर्मामीटर पे तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तो बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम क्या होता है वो घटता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा थर्मामीटर का जो है ना, थर्मामीटर पे जो तापमान बढ़ता है तो बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैसा वायुदाब पेटी पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, उपोष्ण, है ना, उपोष्ण मैदान कहा जाता है, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। अब इसके ऊपर चलते हैं उपध्रुवीय, है ना, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। पहले निम्न फिर उच्च फिर निम्न फिर उच्च। तो यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये इसका विस्तार कितना से कितना तक होता है, 45 से 65.5 डिग्री तक होता है ना। इसका विस्तार 45 से 65.5 डिग्री तक होता है ना, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ का तो तापमान कम होगा ना, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों के भीतर जाते हैं तो क्या होता है कि तापमान कम होता जाता है, यानी सूर्य की किरण क्या होती है, तिरछी चमकती है, तो यहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है, यानी कि यहाँ की जलवायु ठंडी हो जाती है, यहाँ ठंडा मौसम रहता है। तो यहाँ तो अब आपका निम्न वायुदाब पेटी नहीं पाया जाना चाहिए, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है ना निम्न वायुदाब पेटी क्यों पाया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। जब पृथ्वी जो होती है ये अपने अक्ष पे घूर्णन करती है ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन करने के कारण जो यहाँ की ठंडी हवाएं होती हैं, है ना, यहाँ से जब गर्म होती हैं तो किधर चली जाती हैं, कुछ ध्रुवों की तरफ चली जाती हैं और कुछ आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ चली जाती हैं, है ना, यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी ठंडी हवाएं पहुँच नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ठंडी हवाएं कैसी होती है, गर्म होती है। जब गर्म हो जाएंगी तो यहाँ का तापमान, यहाँ की जो वायुदाब पेटी पाई जाएगी कैसी, आपका निम्न वायुदाब पेटी पाई जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ से है ना जो हवाएं होती हैं, यानी हवा होती है उपोष्ण और ध्रुवों की ओर चली जाती है, किधर, ध्रुवों की तरफ तथा उपोष्ण की तरफ चली जाती है। इसलिए यहाँ का जो दाब पाया जाता है वायुदाब, ये निम्न वायुदाब पाया जाता है, इसलिए इसे निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या कहता है, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है ना, निम्न वायुदाब पेटी पाया जाता है। यहाँ का तापमान तो कम होता है, तापमान कम होता है तो अधिक वायुदाब पेटी पाया जाना चाहिए, यानी उच्च वायुदाब पेटी पाया जाना चाहिए। लेकिन मैं बताऊँ क्यों इसको निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग इनके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक 1 to 1 करके कि ये क्या चीज़ होता है ना। अब आगे चलिए, आगे हम लोग समझते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। जो ध्रुवों पे ये कैसे वायुदाब पेटी पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जो यहाँ की हवा होती है ये भारी होती है, जब भारी होती है तो दाब अधिक डालती हैं, है ना, दाब अधिक डालती हैं तो उच्च वायुदाब पेटी कह सकते हैं, इसको उच्च वायुदाब कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। ये समझ में आया होगा आप लोग को, वायुदाब पेटियाँ, है ना, कहाँ पे कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे से देखते हैं। हम लोग जब पढ़े थे वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं, है ना, वायुमंडल की आर्द्रता किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को,
है ना, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, जो आर्द्रता होती है ना, आर्द्रता ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आती है ना। जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। जैसे कह सकते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो गर्म होकर के क्या करता है, ऊपर उड़ता है। जब ऊपर उड़ता है तो क्या होता है, हमारे मौसम क्या होते हैं, आर्द्र होते हैं। ठीक है ना, मौसम क्या होता है आपका, आर्द्र होता है। तो यही कह रहा है कि जो आर्द्रता होता है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जो वाष्पीकरण होता है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। आप लोग बताइए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल का वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब जल जो होता है ये वाष्प के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब वो ठंडा होता है, जब जलवाष्प ठंडा होता है तो ठंडा होकर के क्या होता है, संघनित होता है। तो संघनन पूछा जाए किसे कहते हैं, जलवाष्प का, है ना, ठंडा होकर के ठोस यानी ठंडा होना ही क्या कहा जाता है, आपका संघनन कहा जाता है ना। जलवाष्प का जल के बूंद के रूप में परिवर्तन होना ही क्या कहा जाता है, आपका संघनन कहा जाता है। ठीक है, अब जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो क्या क्या होता है उसमें, जैसे ओस पड़ता है, पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, बादल बनता है और आपका वर्षा होता है। जब संघनन होकर के जलवाष्प संघनित होकर के जब बड़े बड़े बूंद के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है ना। जलवाष्प संघनित होकर के जब बड़े बड़े बूंद के रूप में रूपांतरित हो जाती है तो वही आपका क्या हो जाता है, वर्षा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से भरपूर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आता होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।